नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है तुम हम सफ़र हो हमारे, और इसके 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 7वां पार्ट है। इससे पहले के 6 पार्ट आप ज़रूर पढ़िएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, जो कि कहानी के नाम से ही है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, मैं एक कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ, जिसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीखने के साथ साथ कमा भी सकते हैं। तो आप में से यदि कोई मेरे साथ उस कम्युनिटी में जुड़ना चाहे और लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी करना चाहे, तो वो मुझे स्क्रीन पे दी हुई मेल आईडी पर मेल करे। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ शेयर कर दूँगी। मेल जब करेगा तो अपने फ़ोन नंबर ज़रूर वहाँ पे मेंशन करें, ताकि मैं आपको उस नंबर पर फ़ोन कर सकूँ, या फिर अ, चैनल का लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, उससे भी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको मेरा नंबर शेयर कर दूँगी मैं, उससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाकी की बातें वहाँ करेंगे। अभी हम कहानी को शुरू करते हैं। जब अनिकेत ने कॉल कट करके फ़ोन जेब में रखा, तभी अवनी ने अपना एक पैर आगे बढ़ाया, लेकिन ज़्यादा देर चलने की वजह से अवनी संभल नहीं पाई और नीचे गिरने लगी। अनिकेत, जो कॉल की वजह से किसी सोच में खोया हुआ था, वो अवनी के हिलने से होश में आया। उसने देखा अवनी गिरने वाली है। अनिकेत ने बिना एक भी पल गवाए अवनी को अपने आगे कर लिया, लेकिन वो दोनों ही संभल नहीं पाए और नीचे गिर गए। अब सीन ये था कि अनिकेत नीचे और उसके दोनों हाथ अवनी की कमर में पकड़े हुए हैं, और अवनी अनिकेत के ऊपर आंख बंद किए हुए। अवनी ने अब थोड़ा मोमेंट किया, तभी उसे अपने होठों पर कुछ महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली तो सामने अनिकेत की आंखें दिखाई दी। तब उसे पता चला कि उसके होठ अनिकेत के होठ से लगे हुए हैं। अवनी ने अपने होठ जल्दी से पीछे कर लिए, और अनिकेत की से वो नज़र नहीं मिला पा रही थी, इसलिए वो जल्दी ही अनिकेत के ऊपर से हटने लगी। तभी उसके मुंह से चीख निकली। अनिकेत ने जल्दी से अवनी से पूछा, क्या हुआ? अवनी ने कहा, उसके पैर में दर्द हो रहा है। अनिकेत ने अवनी को पकड़ा और कहा, रुको, मैं उठने की कोशिश करता हूँ। अनिकेत के होठ बोलते हुए अवनी के कान पर लग रहे थे, जिससे अवनी असहज महसूस कर रही थी। उसने सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाई। अनिकेत उठने लगा, तभी अवनी की फिर से चीख निकल गई। अनिकेत ने पूछा, दर्द हो रहा है? अवनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। अनिकेत सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी किसी ने दरवाज़ा नॉक किया और अंदर आ गया। सामने एक सर्वेंट थी। उसने जब अनिकेत और अवनी को देखा, तो वो सॉरी बोलते हुए जाने लगी। तो अनिकेत ने कहा, अरे जल्दी से अंदर आओ। वो सर्वेंट अंदर आ गई और वो सिर झुकाकर सॉरी बोलने लगी। तब अनिकेत ने कहा, अवनी को उठाओ, वो गिर गई है, उसके पैर में दर्द हो रहा है, जिससे ना वो उठ पा रही है और ना ही मैं। तब सर्वेंट ने जल्दी से अवनी को उठाया और बेड पर बैठा दिया। अनिकेत भी खड़ा हुआ। उसने सर्वेंट को जाने का इशारा किया और अवनी की तरफ देखा, जो अपना सिर नीचे किए हुए बैठी हुई थी। अवनी ने धीरे से कहा, सॉरी। अनिकेत ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ये बताओ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी या दर्द तो नहीं हो रहा? डॉक्टर को बुलाऊं? अवनी ने बस ना में गर्दन हिला दी। अनिकेत को लगा अवनी ऑकवर्ड फील कर रही है, तो वो उसने जल्दी से जूस लाने का कहकर रूम से बाहर चला गया। अवनी ये सब याद करके मुस्कुराने लगी। दोस्तों, यदि आप कहानी को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे पहले का पार्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आप इस कहानी को आगे कनेक्ट कर पाएँ। तभी उसने अपने सामने देखा। पानी की बूंदों से अनिकेत होश में आने लगा। अनिकेत ने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने अवनी को पाया। उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। वो जल्दी से खड़ा हुआ, लेकिन लड़खड़ाने लगा। अनिकेत को लड़खड़ाता देख अवनी जल्दी से अनिकेत के पास गई और उसे पकड़ लिया। अनिकेत ने अब पूरी तरह से आंखें खोल ली
और उसने जल्दी से अवनी को गले लगा लिया। अवनी को महसूस हुआ कि अनिकेत रो रहा है। अनिकेत को रोता देख अवनी घबरा गई। उसने अनिकेत से कहा, क्या हुआ? अनिकेत ने कुछ नहीं कहा। वो अवनी को टाइट से गले लगाए हुए खड़ा हुआ था। अवनी बहुत घबरा रही थी। उसने कभी भी अनिकेत को रोते हुए नहीं देखा था, तब भी नहीं जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। तब वो उदास था, लेकिन उसे सही सलामत देखकर उसने राहत की सांस ली थी। अवनी ने अनिकेत की पीठ सहलाते हुए धीरे से कहा, अनिकेत। अनिकेत ने कभी भी अवनी के मुंह से अपना नाम नहीं सुना था। वो अपना नाम सुनकर खुश हो गया। उसने अवनी को थोड़ी देर में अपने से अलग किया और उसने अवनी के चेहरे की तरफ देखा। अवनी भी अनिकेत के साथ पूरी तरह भीग गई थी। उसके चेहरे से पानी की बूंदें गिर रही थी। अनिकेत ने अपना हाथ अवनी की कमर पर कसकर टाइट कर लिया और वो धीरे धीरे करके उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। अवनी अनिकेत के एक्शन से घबरा गई। उसने जल्दी से कहा, आप पूरी तरीके से भीग गए हैं, आपको कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। लेकिन शायद अनिकेत के कानों तक वो आवाज़ गई ही नहीं थी। वो नीचे झुका और अवनी के माथे पर किस कर लिया और बोला, हाँ ठीक है। उसने अवनी को अपनी कैद से आज़ाद किया। अवनी पीछे हुई तो उसने देखा वो पूरी तरह से गीली हो चुकी है। अवनी ने बाहर जाने के लिए वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो अनिकेत बोला, तुम कहाँ जा रही हो? अवनी ने अनिकेत की तरफ देखा, जिसकी आंखों में उसे अपने लिए फिक्र दिख रही थी। उसने अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा ली और कहा, आप पूरी तरह से भीग गए हैं और आपके कपड़े चेंज करने के लिए कपड़े लेने जा रहे हूँ। और धीरे से साथ में अपने भी। अनिकेत ने हाँ में सिर हिलाया। अवनी ने शावर बंद किया और बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसने डीएम को कॉल करके उसके और अनिकेत के कपड़े लाने को किसी लेडी सर्वेंट को भेजने के लिए कहा। कॉल रखकर उसे वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे पलटकर देखा तो अनिकेत अपनी कमर पर टॉवल लपेटकर वॉशरूम से बाहर आ चुका था। अवनी ने जब अनिकेत को देखा तो वो उसे देखती ही रह गई। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अवनी ने उसे वॉशरूम में जाने को कहा। अनिकेत ने बिना किसी सवाल के मुस्कुराते हुए वॉशरूम में चला गया। अवनी ने अनिकेत को देखा तब उसने अपने आप को देखा। उसे शर्म आने लगी। उसकी पूरी शर्ट उसके शरीर से चिपक गई थी। उसने जल्दी से अपनी जैकेट सोफे से उठाई और दरवाज़ा हल्का सा खोला। सामने एक लेडी सर्वेंट ने कुछ कपड़े उन्हें दिए। अवनी ने उसे सूप लाने को कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। अवनी ने अनिकेत को कपड़े दिए और अनिकेत के बाहर आने का वेट करने लगी। अनिकेत बाहर आया तो अवनी बिना अनिकेत की तरफ देखे वॉशरूम में चली गई। अनिकेत अपने बाल टॉवल से सुखाते हुए बेड पर आकर के बैठ गया। तभी किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। अनिकेत ने अंदर आने को कहा। एक सर्वेंट ने खाना टेबल पर रखा और वहाँ से जाने लगी। तभी अनिकेत ने कहा, ये जगह कौन सी है? सर्वेंट कुछ बोलने को हुई तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अवनी बाल सुखाते हुए बाहर आई। अवनी ने सर्वेंट से कहा, तुम जाओ। सर्वेंट ने हाँ में अपना सिर हिलाया और तुरंत वहाँ से चली गई। अवनी ने टॉवल सोफे पर रखा और टेबल से सूप उठाकर अनिकेत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप पहले सूप पी लीजिए। अनिकेत ने सूप की तरफ देखा और उसे ले लिया। अवनी जैसे ही जाने लगी, अनिकेत ने कहा, तुम भी यहीं बैठो। अवनी भी अनिकेत के साथ बैठ गई। अनिकेत सूप पी रहा था और अवनी बस उसे देखे जा रही थी। कुछ देर बाद अनिकेत ने सूप पिया और अवनी ने बाउल लिया और उसे टेबल पर रख दिया। अवनी उठकर जाती उससे पहले ही अनिकेत ने अपना सिर अवनी की गोदी में रख दिया। अवनी ने अनिकेत की तरफ देखा तो अनिकेत ने अवनी के हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, पता है तुम्हें, मैं बहुत डर गया था। मरने से नहीं, अवनी की तरफ देखते हुए, इस बात से कि मैं तुम्हें शायद कभी नहीं देख पाऊंगा। अवनी ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस अनिकेत की बातों को सुनती रही। अनिकेत ने आगे कहा, वैसे मैं तो अमेरिका में था, तुम कैसे? मतलब? अवनी ने उसे सारी बात बताई। फिर कहा, आप यहाँ क्यों आए थे?
अनिकेत ने कहा, वो मुझे पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट करवाने वाला वही है। अवनी ने कहा, मुझे पता है। अनिकेत ने अवनी की तरफ देखा तो अवनी ने आगे कहा, आपको ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। अनिकेत ने कहा, मुझे लगा। अवनी ने कहा, ठीक है, अभी आप आराम करो, सुबह आपको किसी से मिलवाना है। अनिकेत ने हाँ में सिर हिलाया और अवनी की गोद से हटकर बेड पर सिर रख के अवनी को हग करके सो गया। अवनी की नींद जब खुलती है तो वो अपने सामने अनिकेत को देखकर चौंक जाती है। तभी उसके दिमाग में कल रात का वाकया घूमता है तो धीरे से उठकर फ्रेश होने चली जाती है। जब तक अनिकेत भी उठ जाता है तभी अवनी रूम में होती है और अनिकेत को गुड मॉर्निंग विश करती है। अनिकेत भी उसे विश करता है। अवनी उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलकर नीचे आ जाती है। अनिकेत रेडी होकर रूम से बाहर जाने लगता है। जैसे ही वो बाहर आता है वो हैरान हो जाता है। वो यही सोचता है कि अवनी उसे यहाँ कहाँ ले आई है। तभी उसकी नज़र सामने से आते रोमी पर पड़ती है। रोमी अनिकेत के पास जाकर गुड मॉर्निंग विश करता है। वो अनिकेत से कुछ और कह पाता उससे पहले ही अवनी आकर उन्हें ब्रेकफास्ट करने को कहती है। वो तीनों साथ में टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी एक सर्वेंट आकर अवनी के कानों में कुछ कहता है तो वो सर्वेंट से कहती है, उसे अंदर भेज दो। सर्वेंट सिर हिलाकर चला जाता है। तभी एक आदमी हाथ में गुलदस्ता लेकर अवनी की तरफ आता है। तभी उसे अवनी के बॉडीगार्ड आगे आने से रोक देते हैं। वो आदमी बोलता है, क्या हुआ अवनी, तुम मुझे भूल गई? बोलते हुए उसके चेहरे पर अलग ही भाव थे। अवनी उसकी तरफ देखती है और बिना भाव के बोलती है, बिल्कुल नहीं आर्यन, तुम्हें तो हम मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। अवनी ने हाथ से बॉडीगार्ड को हटने का इशारा किया। अवनी के ऐसा बोलने से अनिकेत और रोमी अवनी की तरफ देखते हैं। आर्यन अंदर आकर गुलदस्ता अवनी को पकड़ा देता है। अवनी गुलदस्ता लेकर उसे एक सर्वेंट को दे देती है। आर्यन कहता है, आपके वापस आने की खबर मिलते ही देखो मैं तुम्हारे पास चला आया। अवनी ने आर्यन की तरफ देखा तो आर्यन ने कहा, अब एक कप चाय तो आप पिला ही सकती हो। अवनी सर्वेंट को इशारा करती है। सर्वेंट सिर हिलाकर चला जाता है। आर्यन एक चेयर पर बैठ गया। आर्यन ने अनिकेत को देखा तो पहले तो चौंक गया, पर फिर खुद को नॉर्मल करके अवनी से बोला, तो तुमने क्या सोचा मेरे 1 साल पुराने ऑफर के बारे में? अवनी ने कहा, जवाब तुम्हें पता है। आर्यन ने कहा, लगता है तुम भूल गई, पिछली बार तुमने एक दोस्त खोया था, तो शायद इस बार। कहते कहते वो अनिकेत की तरफ देखने लगा। तभी एक सर्वेंट आकर चाय का कप टेबल पर रखने लगी तो अवनी ने उसे रोक दिया और वापस जाने को कहा। आर्यन ने अवनी की तरफ देखा तो अवनी ने आर्यन की तरफ देखकर कहा, गलत फहमी, कोई नहीं, जल्दी ही खत्म हो जाएगी। आर्यन ने कहा, सच को तुम झुठला नहीं सकती। तभी सीढ़ियों से नीचे आते हुए डीएम ने कहा, सही कहा आर्यन, सच को कोई झुठला नहीं सकता। आर्यन डीएम को देखकर समझ नहीं पाया कि ये सपना है या सच। वो कभी अवनी को देखता तो कभी डीएम को। यही हाल अब अनिकेत का था। अनिकेत डीएम के पास जाने लगा तो रोमी ने अनिकेत का हाथ पकड़ लिया और इशारे से उसे रोक लिया। अनिकेत शांत बैठ गया। समझ में तो रोमी को भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो समझने की कोशिश करने लगा। आर्यन ने ना चाहते हुए भी अपना सिर नीचे झुका लिया। डीएम सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया और आर्यन के ठीक सामने खड़ा हो गया और बोला, एक बात बोलूं आर्यन? आर्यन ने सिर उठाकर डीएम की तरफ देखा तो डीएम ने आगे कहा, तुमने क्या सोचा तुम ही मरने के बाद जिंदा बच सकते हो? फिर टेढ़ी मुस्कान देते हुए, देखो मैं भी तुम्हारे सामने हूँ, सही सलामत। आर्यन सब बस सिर झुकाकर खड़ा रह गया। फिर आगे डीएम कहता है, शायद अब तुम्हें जाना चाहिए। आर्यन हाँ में गर्दन हिलाता है। एक नज़र अवनी की तरफ देखकर वो पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। आर्यन के जाने के बाद डीएम अवनी की तरफ देखता है। अवनी हाँ में गर्दन हिलाती है और उसे बैठने का इशारा करती है।
डीएम चेयर पर बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने के लगता है। तभी अनिकेत डीएम को देखकर बोलता है, तुम जिंदा हो डीएम? डीएम हाँ में गर्दन हिलाता है। अनिकेत जो इतनी देर से चुप था, जाके डीएम के गले लग गया। डीएम भी चेयर से खड़ा हो गया। उसने अवनी की तरफ देखा तो अवनी ने उसे इशारा किया। डीएम ने हाँ में गर्दन हिलाया और अनिकेत को चेयर पर बैठा दिया। अनिकेत ने अवनी की तरफ देखा और बोला, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अवनी खाते खाते रुक गई, फिर हाँ में सिर हिलाया। सबने ब्रेकफास्ट किया और वो सब आकर बैठ गए। अवनी को एक कॉल आया तो वो खड़ी हुई। उसने कहा, हमें कहीं जाना है, चलो। अनिकेत, रोमी और डीएम अवनी के साथ चल दिए। अवनी के साथ अनिकेत बैठ गया और उसके पीछे रोमी और डीएम साथ बैठ गए। अवनी ने ड्राइवर को कार चलाने का इशारा किया। कार चल दी और साथ में बहुत सारी कारें थी। कुछ देर बाद कार एयरपोर्ट पर जाकर रुकी। अवनी ने रोमी और अनिकेत को उनका पासपोर्ट देते हुए कहा, आप दोनों वापस जा रहे हैं, टिकट पहले ही बुक है। अनिकेत ने कहा, तुम और डीएम? अवनी ने कहा, हमें अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फिर हम साथ में आ जाएंगे। अनिकेत ने अवनी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं भी रुक जाता हूँ। अवनी ने हाथ की तरफ देखा और कहा, नहीं, हम कुछ दिनों में आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। अनिकेत ने हाँ में सिर हिलाया और रोमी के साथ चला गया। अवनी ने अनिकेत को जाते हुए देखा और कार चलाने का इशारा किया। डीएम और अवनी एक जगह आकर रुके। अवनी ने अपना जैकेट पहना और अपने चेहरे पर मास्क लगाया और डीएम ने भी चेहरे पर मास्क लगाया और जैकेट पहन लिया। अवनी और डीएम दोनों सामने की बिल्डिंग के अंदर चले गए और उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे। अवनी और डीएम एक रूम में गए। उनके सामने ऋषभ बैठा था। अवनी और डीएम उसके सामने बैठ गए। अवनी ने अपना मास्क हटाया और ऋषभ से कहा, तो बताओ, किसने तुम्हें अनिकेत को मारने का काम दिया था? ऋषभ ने कहा, बॉस, आर्यन ने कहा था। अवनी ने कहा, और वो क्यों? ऋषभ ने कहा, बॉस, पक्का तो नहीं पता, लेकिन उसे किसी दक्ष से बदला लेना था। अवनी ने कहा, क्या नाम बताया? ऋषभ ने कहा, बॉस, दक्ष नाम था। अवनी ने ठीक है कहा और डीएम के साथ वहां से चली गई। अवनी और डीएम कार में बैठे और कार वापस उसी बंगले की तरफ ले जाने के लिए कहा। अवनी ने किसी को कॉल करके कहा, ऋषभ के बारे में पता करो और उस पर नज़र रखो। कहकर कॉल कट कर दिया। डीएम चुपचाप बस बैठा रहा। वो दोनों बंगले में आ गए। डीएम अपने रूम में चला गया और अवनी सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगी। तभी वो उठी और डीएम के रूम में गई। डीएम बेड पर बैठकर टीवी देख रहा था। अवनी को देखकर वो बेड से खड़ा होकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अवनी सोफे पर बैठ गई और डीएम से बोली, जीत, एक बात याद रखना, तुम डीएम नहीं हो, ये बात मेरे और तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता है और आगे भी पता नहीं चलनी चाहिए। जीत ने कहा, यस मैम। अवनी ने कहा, और हाँ, जो तुम्हें डीएम के बारे में बताया है, चाहे उसकी आदतें हों, बोलने का तरीका या कुछ भी, वो सब तुम याद रखना। जीत ने कहा, यस मैम। अवनी ने आगे कहा, तुम्हारी बहन अभी हॉस्पिटल में सही सलामत है, तुम उसकी टेंशन मत लो। जीत बोला, मैम, आपने मेरे और मेरी बहन के लिए ये सब किया, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। अवनी सोफे से खड़ी हुई और बोली, मैं कभी किसी पर कोई एहसान नहीं करती। अगर मैं किसी के लिए काम करती हूँ तो अपने मतलब के लिए करती हूँ। तुम अपना काम करो। और हाँ, वो आर्यन है ना, उसे इतनी आसानी से यकीन नहीं होगा कि तुम जीत नहीं डीएम हो, इसलिए ज़रा सावधान रहना। जीत ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अवनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई और फिर रुक कर बोली, आज रात हमें मीटिंग में जाना है, सबको बताने के लिए कि डीएम इज़ बैक। जीत ने यस मैम कहा। अवनी सिर हिलाकर वहाँ से चली गई। अवनी सीढ़ियों से एक रूम में गई और दरवाज़ा बंद करके शीशे की दीवार के सामने खड़ी हो गई। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अवनी ने बिना मुड़े कहा, डीएम,
बस एक बार पता चल जाए कि आर्यन के पीछे कौन है बस। डीएम ने कहा, हाँ, वैसे तुमने मेरा डुप्लीकेट कहाँ से ढूंढा? अवनी ने टेढ़ी मुस्कान दी और 1 साल पहले की यादों में खो गई। फ्लैशबैक 1 साल पहले। अवनी और डीएम दोनों अच्छे दोस्त की तरह एक साथ रहते थे। अवनी ऑफिस में काम करती थी। एक दिन अवनी ऑफिस से घर आई तो उसने देखा डीएम सोफे पर बैठे टीवी देख रहा है। अवनी फ्रेश होकर आ गई। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजने लगी। उसने फ़ोन उठाया तो फ़ोन की दूसरी तरफ से अवनी सुनकर सो। डीएम ने जब अवनी के चेहरे के बदले भाव देखे तो अवनी के पास गया और उससे पूछने लगा। अवनी ने रोते हुए कहा, दादाजी हॉस्पिटल में हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है। डीएम ने कहा, चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। अवनी ने डीएम की बात मानी और वहाँ से दिल्ली के लिए निकल लिए। अवनी पूरे रास्ते परेशान रही। उसके गालों पर आंसू के निशान थे और उसकी आंखें नम थी। डीएम भी परेशान था। वो बस उसे दिलासा दे रहा था। अवनी जैसे ही घर पहुंची उसके कदम ठहर गए। घर के आंगन में उसके दादाजी का शरीर सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ था। वो दौड़ते हुए अपने दादाजी के पास गई और उसके शरीर से लिपट कर रोने लगी। वो बेहताशा रोए जा रही थी। एक उसके दादाजी ही थे जो उससे प्यार करते थे। वो एक बार बेहोश हो गई। उसका रोना देखकर डीएम उसके पास चला गया। उसने अवनी का हाथ पकड़ लिया। उसने सबकी तरफ देखा। किसी की आंखों में एक भी आंसू नहीं थे। वो सब वहाँ खड़े तमाशा देख रहे थे। अवनी बेहोश हो गई तो अवनी के पापा ने एक नौकर से कहा, इसे यहाँ से हटाओ, अभी पापा का अंतिम संस्कार भी करना है। डीएम ने यह सुना तो उसने गुस्से से अवनी के पापा की तरफ देखा। भले ही उसे कोई नहीं देख सकता था, लेकिन अवनी के लिए किसी के मुंह से कुछ भी सुनना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अवनी को एक नौकर ने सहारा से उठाया और सोफे पर बैठा दिया। नौकर ने अवनी के चेहरे पर पानी की बूंदें छिटकी तो अवनी की आंखें खुली। अवनी ने देखा उसके दादाजी को वहां से ले जाया जा चुका है। वो बस रोए जा रही थी। डीएम ने उसे सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद अवनी सो गई। डीएम ने देखा सब आ गए। सब ने अवनी को सोता देखा तो अवनी की सौतेली माँ ने कहा, ए लड़की उठ, ये सोफ़ा तेरी माँ नहीं दे गई है। अवनी सौतेली माँ की आवाज़ सुनकर उठ गई और सोफे से खड़ी हो गई। अवनी के पापा आगे आए और अवनी के चेहरे पर चाटा मारने के लिए हाथ उठाया तो उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। सबने देखा कि एक वकील अवनी के पापा का हाथ पकड़े हुए हैं। अवनी के पापा ने जल्दी से हाथ खींच लिया और वकील की तरफ देखकर कहा, अरे अंकल, आप यहाँ कैसे? वकील ने आगे आकर अवनी के पास खड़े होकर कहा, आना तो था ही। आपके पापा की मौत की खबर सुनकर मैं यहाँ आ गया हूँ। अवनी के पापा ने चेहरे पर दुख जताते हुए कहा, जी अंकल। वकील ने एक नज़र देखा और कहा, मैं यहाँ आपके पापा की जायदाद की वसीयत के बारे में बताने आया हूँ। वसीयत सुनकर सब खुश हो गए। अवनी की सौतेली माँ ने अवनी से कहा, अवनी बेटा अब जाइए, आराम कीजिए। अवनी ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से जाने लगी तो वकील ने कहा, अरे बेटा, यहाँ आपका होना ज़रूरी है, आप यहीं रुकिए। अवनी के पापा ने कहा, अरे अंकल, इन सब में बच्चों का क्या काम, जाओ बेटा। वकील ने कहा, अवनी का होना ज़रूरी है तो अगर आपको उसे यहाँ रहने देना है तो दो, वरना मैं बाद में भी आ सकता हूँ। अवनी के पापा ने कुछ नहीं कहा और अवनी भी वहीं रुकी रही। वकील ने वसीयत पढ़नी शुरू की। आपके पिताजी ने अपनी जायदाद अवनी के नाम की है। अवनी ही इस वसीयत की वारिस है और आपके पापा का जो भी बिजनेस है वो अवनी के नाम है। लेकिन ये सब अवनी के पास तब तक है जब तक अवनी की शादी नहीं हो जाती। जब उसकी शादी हो जाएगी तब जो कुछ भी अवनी का था वो आपका ही हो जाएगा, लेकिन तब तक अवनी इस जायदाद को अपनी तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। पर हाँ, आप चाहें तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अवनी से पूछना होगा। आप सब चाहें तो अवनी के साथ रह सकते हैं और नहीं भी, पर अगर आप अवनी के साथ नहीं रहते तो आप अवनी की शादी के बाद इस जायदाद से कुछ ले नहीं पाएंगे।
वकील की बात सुनकर सब अवनी को घूरने लगते हैं। अवनी ने कुछ नहीं कहा तो डीएम ने आगे आकर अवनी का हाथ पकड़ लिया। अवनी ने एक नज़र डीएम को देखा और फिर वकील से कहा, अंकल मुझे ये पेपर कब मिलेंगे? सब अवनी को देखने लगे। वकील ने पेपर आगे बढ़ा दिए और अवनी ने ले लिए। वकील वहाँ से चला गया। अवनी की सौतेली माँ ने अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। अवनी के पिता ने अवनी से कहा, अवनी ये सब हमारा है, ये मेरे नाम करो। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं, ये अब मेरा है तो आप चुप ही रहिए। अवनी के पापा ने कहा, तुम मुझे चुप करोगी? कौन हो तुम मुझे चुप करने वाली? अवनी ने कहा, इस पूरी जायदाद की मालकिन। अवनी ने किसी की कुछ नहीं सुनी और वो तेजी से बाहर निकल गई। डीएम ने अपना पैर अवनी के पापा के पैर में फंसा दिया जिससे वो गिर गए और डीएम आगे बढ़ गया। यहाँ सब अवनी को बुरा भला कह रहे थे। उधर अवनी डीएम के साथ एक पार्क में आ गई और रोने लगी। डीएम उसे चुप कराने लगा। उसने किसी से बात की और कुछ देर बाद वो डीएम के साथ मुंबई के लिए निकलने के लिए स्टेशन की तरफ चली गई। हल्की बारिश में वो ट्रेन में चढ़ गई। कुछ देर बाद उसे श्रेया का कॉल आया और उसने उससे बात की। फिर उसे उसके पापा का फ़ोन आया तो उसने गुस्से में बात किया और फ़ोन फेंक दिया। यहीं अनिकेत ने अवनी को देखा था, लेकिन अवनी का ध्यान अनिकेत की तरफ नहीं गया। अवनी डीएम के साथ घर आ गई। उधर अवनी के पापा ने अवनी को मारने का प्लान बनाया। अवनी डीएम के साथ रहने लगी और अपने दादाजी का बिजनेस भी संभाल लिया। एक दिन अवनी अपने घर आ रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट एक कार से हो गया। डीएम जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, उसने देखा अवनी की हालत नाजुक है। अवनी की जान बच गई। डीएम ने भी राहत की सांस ली। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। फ्लैशबैक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में फ्लैशबैक का एंड करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।